ಮಾನ್ಯ ಕಮಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯವರು. ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ಆ ನಂತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನಂತರ ಸಂಘದ ವಿಚಾರ ಪರಿವಾರ ವಕೀಲರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಇದೀಗ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. जो बोलूंगा उसका रिस्पांस, उसका जवाब बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज सामने खड़ी है, तो आवाज भी उतनी तेजी से होनी चाहिए. मैं बोलूंगा हमारा संकल्प, आपको बोलना है अखंड भारत. मैं बोलूंगा अखंड भारत, आपको बोलना है हमारा संकल्प. ठीक है. ನಾನೀಗೇನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅಖಂಡ ಭಾರತ್ ಹಮಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಖಂಡ ಭಾರತ್ ಹಮಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. अखंड भारत हमारा संकल्प, अखंड भारत. अब दोनों मुट्ठी बांध करके बोलना है, हमारा संकल्प, अखंड भारत, हमारा संकल्प. मंच पर इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट श्रीनिवास रेड्डी जी, हिंदुत्व के मजबूत प्रहरी संगठन को मूर्त रूप देने वाले श्री जगदीश करांत जी, इस सभा के महामंत्री आयोजन समिति के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्र मोड़ा जी, उत्तर कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट रामचंद्र रेड्डी जी, उत्तर कर्नाटक में सदा चलते फिरते रहने वाले संगठन को सभी जगह उपलब्ध रहने वाले श्री कृष्ण मूर्ति जी, आज विजयनगर साम्राज्य की धरती यानी हिंदुत्व की धरती पर हम सब लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं. ये हम सबका सौभाग्य है. कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं. इस्लाम की आंधी ने विजयनगर साम्राज्य, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि कृष्णदेव राय के नेतृत्व में जिस तरह का हिंदुत्व का झंडा यहां पर फहरा और लंबे समय तक आतताइयों को परास्त करते रहे. आज रायचूर का जो किला है खंडहर और वहां रखी हुई तोप इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि इस्लामी मानसिकता के लोगों का हश्र क्या होता है. ये क्षेत्र हमेशा से अपनी धन संपदा और कल्चर के लिए सांस्कृतिक रूप से हमेशा देश के अनेक जो स्थान हैं उसमें प्रमुखता से इसका नाम लिया जाता है. मैं इस धरती को नमस्कार करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ. हरि ओम. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಆಳಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದರು, ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿರಂಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले जिहादी मानसिकता के लोग उत्तर कर्नाटक की धरती में कुछ समय पूर्व मुस्लिम दंगे कराने का षड्यंत्र बागलकोट, हुगली और सिरी अनेक स्थानों पर किया है। उसका जवाब वहां का हिंदू समाज ने दिया है। लेकिन ये जो आंतरिक सुरक्षा के सामने जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो हिंदू समाज के सभी व्यक्ति को इसके प्रतिकार में कुछ न कुछ करना है। भारत को तोड़ने वाली ताकतें और ये जो चौकड़ी है, ये कैसे कैसे हथियारों का उपयोग करती है, ये बात समझने की आज आवश्यकता है। हर हिंदू को समझने की आवश्यकता है। भारत का हर नागरिक इसको समझने की आवश्यकता है। यह कानूनी और गैर कानूनी की परिभाषा से भी परे हैं। उसका बड़ा कारण है कि कोई भी राष्ट्रीय कानून इस तंत्र को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो भारत में ध्यान में आता है कि जो जाने अनजाने में जो यहाँ के नागरिक है, वही लोग इसके सहयोगी भी बन जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो वास्तव में भारत की संप्रभुता को जिस तरह से चुनौती मिल रही है, इस चौकड़ी के सारे स्वरूप को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये भारत के कानूनों से कैसे ये बचने का उपाय करते हैं और ये कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं, ध्यान में आता है कि ये सारे जो लोग हैं, कभी प्रेस का रिपोर्टर बनकर के बेंगलोर के अंदर बेंगलोर दंगा के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और कभी शासन के तंत्र में बनकर के जब कमीशन की रिपोर्ट आती है तो भगवान के बारे में अनाप शनाप बोलने का प्रयास करते हैं। इनका एक बड़ा कनेक्शन है। इसमें चर्चलावी, जिहादी मानसिकता और माओवादी तीनों का मिश्रण दिखाई देता है, और जगह जगह ये इनका स्वरूप अपने को समझने में, इसलिए बेंगलोर के कार्यकर्ताओं ने तुरंत समझा और उन गवाहों को जो प्रभावित कर रहे थे और उनको पकड़ने का प्रयास किया। एक बात और ध्यान में आई कि जिस तरह से दंगा कर्नाटक के दोनों प्रांतों में हुआ, तो ये मुस्लिम दंगा करने का प्रयास क्यों हुआ, उसके पीछे जब जाएंगे तो ध्यान में आता है कि हिंदू समाज को डराने का प्रयास, ताकि डर के कारण लोग वहां से पलायन करें। आपके ध्यान में होगा कि बेंगलोर के दंगे में दलित समाज का एक कांग्रेस का विधायक और अपनी रक्षा की गुहार कर रहा है, और पार्टी का कोई व्यक्ति उसको
सपोर्ट में नहीं आता है, और हिंदू समाज, पार्टी के कोई लोग सपोर्ट में नहीं आए, हिंदू समाज उसके सपोर्ट में आया। जान माल की नुकसान करना, ये इस सारे तंत्र का एक खेल चल रहा है, और इसमें इनका चारों तरफ से इनका जो इकोसिस्टम है, चाहे प्रशासन में है, चाहे राजनीतिक दलों में है, चाहे जुडिशरी में हो, वो प्रयास इनका चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇನ್ನಂಥ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಏಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶಾಸನದ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ MLA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ. इस चौकड़ी का एक जो सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है, जिसको और समझने की आवश्यकता है कि भारत के कानून से ये कैसे बचने का उपाय करते हैं। उन उपायों में ध्यान में आता है कि हवाला है, विदेशी चंदा जो आता है, ये पब्लिक डोमेन में ये दिखाते हैं कि हम परोपकार का काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था को अपने अधिकार में ले करके धर्म की आड़ में, और उसका ये प्रमुख रूप से काम ये कर रहे हैं। ये लोग, इनकी क्षमता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी और गैर राजनीतिक संस्थाओं को ये कैसे भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्त संस्थाओं में भी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं और उसे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। VK शशि कुमार हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें PFI, अब तो PFI पंचर हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उसका रूप अलग अलग अभी बदलना शुरू हुआ है। PFI ने शरिया और इस्लामिक बैंक की प्रणाली को लागू करने के लिए सारे मस्जिदों के उलेमाओं को एकत्रित करने का काम PFI ने पीछे किया था। कर्नाटक के भी काफ़ी लोग उसमें हिस्सा लिए थे। RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात करके इस्लामिक बैंक लागू करने की बात कही थी। RBI के अधिकारियों ने सरकार को बताया और सरकार ने नोटिस लिया, और वर्तमान बैंकिंग कानून को हम लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा RBI ने सरकार के निर्देश के बाद ये बताया। आप देखिए कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र है ये। कानूनों को कैसे लागू करना कानूनी रूप से संभव नहीं है,
तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, ये दो संस्थाएं हैं, दोनों ही सऊदी अरब के शाही परिवार के पैसे पर पलती हैं। ये पलने वाले संगठन भारत में शरिया और बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम घुसें, कैसे इसमें हम आए, इसलिए दक्षिण भारत के चारों राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का एक अहमद और बी बहाव इसमें आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग टेरर फंडिंग के लिए सारे काम कर रहे हैं। इस प्रकार का टेरर फंडिंग का और पॉकेट मनी जैसे हम कहते हैं, तो टेरर फंडिंग और पॉकेट मनी, ये इस क्षेत्र के लोग जो अरब के देशों में जाते हैं उनको टूल बना करके छोटे छोटे धनराशि को इकट्ठा करके और टेरर फंडिंग और पॉकेट फनी के माध्यम से भारत में अनरेस्ट बढ़ाने का, भारत को बांटने का, जगह जगह दंगा करने का ये प्रयास इनका चल रहा है। ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾನಸಿಕತೆ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾರೆ, ಹವಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದಿಂದ ಚಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ RBI ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನುಸುಳಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ PFI ಈಗ ಅದರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ PFI ಕೊಡ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳ ಉಲೇಮಾಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ, ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿತು. RBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 4 ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅರೇಬಿಕ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಗು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದವರು ಈ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಏಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ.